आज मैं आपको इस वीडियो में जो आपका कल यानी कि 1 फरवरी 2023 को आपका प्री बोर्ड का साइंस सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड असेसमेंट 2022-23 क्लास 10th विषय साइंस। टाइम मिला था क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का 3 घंटे और 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विभवांतर को स्थिर रखते हुए उसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो परिपथ की विद्युत धारा होगी। तो इसका आंसर है घ, 2 गुना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे को 2 अलग अलग कूड़ेदानों में क्यों फेंकना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कवक और जीवाणु द्वारा सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, यानी कि जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ हैं वो टूट जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, पृथ्वी में मिल जाते हैं। लेकिन ये वो पदार्थ होते हैं जिनके टुकड़े नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक है जो बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर यूं का यूं बना रहता है, जिसका अपघटन नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि जो ये इस तरह का जो कचरा होता है, ये कचरा पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अलग अलग कूड़ेदान में फेंकने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये जितने भी 2 नंबर वाले हैं, बड़े जो क्वेश्चन है 4 नंबर वाले, इन सभी के आंसर मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखे हैं। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा दूं आपका, और उसके बाद मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाऊंगा। उसके बाद सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मेंडलीव की आवर्त सारणी में खोजे गए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर, और इसमें था उपरोक्त समीकरण में ऑक्सीकृत पदार्थ की पहचान करें, यानी कि ऊपर जो समीकरण दिया है इसमें से ऑक्सीकृत पदार्थ की पहचान करनी थी। तो बी जो है आपका आंसर है। ये जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इन सभी का सॉल्यूशन मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है। उसके बाद है सेक्शन सी, और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है 1 नंबर वाला, एक युग्मनज जिसे पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो होने वाला शिशु होगा। तो आंसर है ऑप्शन बी, लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शरीर की संस्थिति और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जनन की एक विशेषता जो अमीबा, यीस्ट और स्पाइकोगायरा में समान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको। पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन आपका, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे को
दो अलग अलग कूड़ेदानों में क्यों फेंकना चाहिए? आंसर देखें। जैव निम्नीय पदार्थ कवक और जीवाणु द्वारा सरल पदार्थों में टूट जाते हैं तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ सरल अवयवों में नहीं टूटते, जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। इसलिए अलग अलग कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र के निम्नलिखित भागों के कार्य बताएं। तो पहले नंबर पर है कॉर्निया, दूसरा है पुतली। तो पहले कॉर्निया वाला देखें। कॉर्निया वास्तव में प्रकाश को आँख की पुतली नेत्र गोलक में आने देता है। इसका उभरा हुआ उत्तल हिस्सा इस प्रकाश को आगे यानी पुतली और लेंस में भेजता है। इस तरह यह विजन का काम करता है, यानी कि हमें दिखाई देता है। कॉर्निया का गुंबदाकार ही यह तय करता है कि किसी व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष है या फिर निकट दृष्टि दोष है। उसके बाद है पुतली। आइरिस के पीछे एक छेद होता है जिसे पुतली या नेत्र का तारा कहा जाता है। यह आंख पर प्रकाश डालने पर संवेदन को दर्शाती है। अंधकार में यह आंख के लेंस को स्वतः बड़ा कर देती है और अधिक प्रकाश में लेंस को सिकोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध निम्नलिखित है। तो ये क्वेश्चन है, आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का बाकी हिस्सा ये आपका आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा के आदर्श स्रोतों के क्या गुण हैं? आंसर देखें। ऊर्जा के आदर्श स्रोतों के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, इकाई द्रव्यमान का आयतन ऊर्जा स्रोत से अधिक मात्रा में कार्य होना चाहिए। उसके बाद यह आसानी से प्राप्त होने वाला होना चाहिए। इसका भंडारण और परिवहन भी आसान होना चाहिए। यह सस्ता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़े बांधों का निर्माण करते समय किन 3 मुख्य समस्याओं का विशेष रूप से समाधान किया जाना चाहिए, उनका उल्लेख करें। आंसर देखें। बांधों के निर्माण से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं। अनेक लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पुनर्वास की विशेष रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, बांध बाढ़ का भी कारण बनती है, यानी कि बांध की वजह से बाढ़ भी आती है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है, यानी कि उनकी फसल डूब जाती है। ऐसे में उनके मुआवजे का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बांधों के निर्माण से वनों तथा जैव विविधता नष्ट हो जाती है, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ता है। इसलिए इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों की संख्या को बढ़ाना चाहिए तथा जीव जंतुओं के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें जो है चित्र वाला था, इसलिए मैंने इसका आंसर चित्र नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाए? तो इसका आंसर लिखा हुआ है। दर्पण की फोकस दूरी यानी कि F जो है 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V बराबर है 30 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई है U 4 सेंटीमीटर और ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के अनुसार जो है आपका आंसर आ जाएगा। बाकी का हिस्सा आपके आंसर का, तो ये आपका आंसर है 60 सेंटीमीटर। अतः वस्तु को दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, किरण आरेख की सहायता से कांच की स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। अपवर्तन के नियमों का भी उल्लेख कीजिए। आंसर देखिए।
ग्लास स्लैब एक पदार्थ या शीट है जो एक ग्लास सामग्री से बना होता है, यानी कि शीशा, जिसमें 3 आयाम होते हैं जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। यह घनाकार आकार की होती है। यह न तो विचलित होता है और न ही इससे गुजरने वाले प्रकाश किरणों को बिखेरता है। इसका अर्थ है कि आपतित और कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण समानांतर है। कांच की पट्टियां केवल और केवल प्रकाश की दिशा में एक पार्श्व या बदलाव था विस्थापन पैदा करती थी बदलाव या विस्थापन पैदा करती हैं। कांच के स्लैब के माध्यम से प्रकाश किरणों का अपवर्तन या मुड़ना 2 समानांतर और समान और विपरीत सतहों पर होता है। जैसा कि हम आपतित किरण को देख सकते हैं जो स्लैब की समानांतर सतहों में से एक पर पड़ती है। पहले पीएस सतह पर अपवर्तित होती है और अपवर्तित किरण सामान्य की ओर मुड़ जाती है और फिर से यह दूसरी सतह पर आपतित होती है जो कि के बराबर होती है। पहला और वह क्यूआर है। एक कांच के स्लैब के माध्यम से हवा में वापस आने से पहले प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है। दूसरी बार अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यदि प्रकाश समकोण पर आपतित होता है तो यह बिना किसी विचलन के कांच के स्लैब से होकर गुजरेगा। उभरती हुई किरण, जैसा कि हम देख सकते हैं, आपतित प्रकाश की किरण के समानांतर निकलती है। जो डायग्राम है वो मैंने नहीं बनाया है इसका। अपवर्तन के नियम। सतह से अपवर्तित किरण घटना या जिसे हम तिरछी रूप से गिरने वाली किरण कहते हैं और घटना के बिंदु पर सामान्य किरण सभी एक ही तल में एक साथ झूठ बोलने की प्रवृत्ति रखते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, हमारे पास आपतन के कोण के पाप का अनुपात है और अपवर्तन एक स्थिर या निश्चित मूल्य है जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। उसके बाद जहां हमारे पास आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, वह स्थिर मान जो 2 लिए गए माध्यमों के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, यह उनका अनुपात है और आयाम रहित है। और इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में जो चॉइस में क्वेश्चन है, मोटर कारों में उत्तल दर्पण को पाश्चात्य दृश्य दर्पणों के लिए वरीयता क्यों दी जाती है? आंसर देखें। वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चॉइस में है उसका सेकंड पार्ट। किसी वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 पर रखा जाता है। लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति का भी उल्लेख कीजिए। डायग्राम आप देख सकते हैं। प्रतिबिंब के जो गुण होंगे, प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, यह वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और यह आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। एक विद्यार्थी -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करता है। उस लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात करें। आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फोकल दूरी f जो है -20 सेंटीमीटर है। तो ये है आपका आंसर और प्रकृति जो होगी अवतल लेंस है। यहाँ से आपका खंड ब शुरू हो जाता है।
क्वेश्चन देखें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे गए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? तो आंसर है जर्मेनियम। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 3 विलियन ए, बी और सी का पीएच मान क्रमश 6, 8, 9.5 है। किस विलियन में OH आयन की मात्रा सबसे अधिक होगी? तो आंसर है सी में, यानी कि 9.5 में OH आयन की मात्रा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बेकिंग सोडा से धोने का सोडा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? कपड़े धोने के अलावा धावन सोडा के औद्योगिक उपयोग बताएं। आंसर देखें, बेकिंग सोडा को अधिक गर्म करने पर हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है। सफाई के अलावा कपड़े धोने के सोडा का उपयोग बड़े पैमाने पर कागज, कांच, रेयान आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित का नाम बताएं। दो तत्वों के जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, और दूसरा क्वेश्चन है दो तत्व जिनके बाहरी कोश भरे हों। तो पहले वाले का आंसर है लिथियम Li, सोडियम Na, और दूसरे वाले का आंसर है हीलियम He और नियोन Ne। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मध्यम अभिक्रियाशीलता और कम अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए विभिन्न चरणों का एक योजनाबद्ध आरेख बनाएं। डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है, आप देख सकते हैं। मध्यम अभिक्रियाशीलता, कम क्रम अभिक्रियाशीलता, सल्फाइड ORE, रोस्टिंग, मेटल प्यूरिफिकेशन, और उसके बाद यहाँ पर है कार्बोनेट, सल्फाइड, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। उसके बाद है ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर है रिप्रोडक्शन ऑफ मेटल, और उसके बाद है प्यूरिफिकेशन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का, जो है बी पार्ट, यानी कि दूसरा क्वेश्चन 16 का ही। अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निष्कासित नहीं करती, क्यों? आंसर देखें, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को अस्वीकृत करके जल में प्रवाहित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO3 में अपचयित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। हम लोहे की वस्तुओं को संसारित होने से कैसे रोक सकते हैं? तो आंसर है पेंट करके, तेल या ग्रीस की सतह जमा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखें। पहला है एथीन का एथेनॉल में परिवर्तन, और दूसरा है एस्टीकरण अभिक्रिया। आंसर लिखा हुआ है, ये H2C बराबर CH2 है, H2SO4 और 443 केल्विन, 443 केल्विन, और उसके बाद ये है, और सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट है बी पार्ट। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो कार्बनिक यौगिक एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? तो आंसर देखें, समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके।
C2H6 और C2H6O2 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। पहले वाले का ये है और दूसरे वाले का डायग्राम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक युग्मनज जिसे पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो होने वाला शिशु होगा। तो आंसर है लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शरीर की संस्थिति और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो आंसर है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन की एक विशेषता जो अमीबा, ईस्ट और स्पाइरोगायरिया में समान है। तो आंसर है वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFCs का अत्यधिक उपयोग चिंता का विषय क्यों है। यानी कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आंसर देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं, जिससे परत पतली हो जाती है और पराबैंगनी UV किरणें को इसके माध्यम से पारित करने और पृथ्वी पर गिरने की अनुमति मिलती है, जो कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से समरूप और समजात अंगों की पहचान करें। तो कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, छिपकली के अग्रपाद और पक्षी के अग्रपाद। तो इसमें से छांटना था। समरूप जो है कीट के पंख और चमगादड़ के पंख है, समजात है छिपकली के अग्रपाद और पक्षी के अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम लिखिए तथा उनके कार्य का उल्लेख कीजिए। अवटु ग्रंथि और अग्नाशय। आंसर देखें, पहले है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि द्वारा थायरोकैलिस्टोनिक टोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा से प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमाटोस्टाटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली एक बहिस्रावी ग्रंथि भी है। इस रस में पाचक किण्विक होते हैं जो लहवांत्र में जाते हैं। ये किण्विक अम्लान में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का और भंजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। आंसर देखें, मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विपर्यासी विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के स्वपरागकण के द्वारा जनन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुआ और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मानव नर जनन तंत्र में निम्नलिखित के कार्य लिखिए। वृषण और शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियां। आंसर देखें, वृषण पुरुषों के प्राथमिक नर जनन अंग है, अतः इसका पुरुषों के प्राथमिक नर जनन अंग है, अतः इसका प्रमुख कार्य नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन है। वृषण की अंतराली कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य कर नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं।
सेकंड क्वेश्चन का यानी कि शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथियों का आंसर है ये। शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथियां अपना स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इसका स्थानांतर सरलता से होता है, साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेटा की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर देखें। प्लेसेटा मां के भ्रूण तक जाने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है। भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को प्लेसेटा के माध्यम से उन्हें मां के खून में स्थानांतरित करके हटा दिया जाता है। ये भ्रूण है, भ्रूण तक जाने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। आंसर देखें। अपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वक्र में उपस्थित आधारी निस्यंदन एकक का नाम लिखिए। तो आंसर है नेफ्रॉन। तीसरा क्वेश्चन जो था इसमें चित्र बनाना था, ये क्वेश्चन मैंने चित्र नहीं बनाया है। उसके बाद जो इसके चॉइस में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पाचन की प्रक्रिया में निम्नलिखित के कार्य बताएं। एंजाइम ट्रिप्सन और एंजाइम लाइपेज। आंसर देखें। पहले का आंसर है इसका काम प्रोटीन को पचाना है, यानी कि एंजाइम ट्रिप्सन का काम प्रोटीन को पचाना है। उसके बाद दूसरा जो है इसका आंसर है यह वसा को विभाजित करता है ताकि आंत उन्हें अवशोषित कर सके, यानी कि आंत उन्हें अवशोषित कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है क्षुद्रांत में उपस्थित उंगली जैसे प्रवर्ध के 2 कार्यों की सूची बनाएं। आंसर है यह भोजन को पचाता है और भोजन का अवशोषण करता है। तो ये था आपका क्लास 10th का जो प्री बोर्ड का साइंस का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।